हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसएस के बैकग्राउंड्स की। हम बैकग्राउंड कलर अभी तक स्टार्टिंग वाली वीडियो से यूज़ कर रहे हैं। बैकग्राउंड कलर का जो एट्रीब्यूट है ये हमें पता चल ही गया होगा किस तरीके से हम कलर्स वगैरह यूज़ करते हैं। बट इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सिर्फ कलर के रिलेटेड नहीं। हम इसमें बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं। हम बैकग्राउंड में इमेजेस यूज़ कर सकते हैं एंड उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी जो है सीएसएस की वो एक्चुअली एक शॉर्ट हैंड है। लास्ट वीडियो में हमने एक और शॉर्ट हैंड पढ़ा था बॉर्डर का। उसी हिसाब से बैकग्राउंड प्रॉपर्टी जो है वो भी एक शॉर्ट हैंड है बहुत सारी मल्टीपल वेरियस प्रॉपर्टीज का। तो बैकग्राउंड में जो अलग अलग प्रॉपर्टीज आती हैं वो है कुछ बैकग्राउंड का कलर, बैकग्राउंड का इमेज, बैकग्राउंड का पोजीशन, बैकग्राउंड का साइज, बैकग्राउंड रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा, बैकग्राउंड का ओरिजिन क्या है। तो इस तरीके से मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड की। तो मैं बॉडी का ही बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ, बैकग्राउंड, एंड यहाँ पर आप कुछ कलर दे सकते हैं या कोई इमेज दे सकते हैं। तो एक शॉर्ट हैंड है। तो हम इस प्रकार डिटेल में पढ़ने के लिए हम अलग अलग प्रॉपर्टीज को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो ये तो सबसे सिंपलेस्ट वे है। मैंने यहाँ पर 3 डिजिट का हेक्स कोड लिखा है एंड बैकग्राउंड मेरा आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रे हो गया है। यही अगर मैं इसको ब्लैक करना चाहूँ तो ये मेरा ब्लैक हो गया। तो पूरा जो मेरा बॉडी था उसका बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। तो हम एक एक प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यूज करूंगा बैकग्राउंड कलर का। बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर जो है उसमें वो सेम ही चीज है जो हम अभी कलर का हमने जो चेंज किया था। तो कलर हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं एंड कलर स्पेसिफाई करने के आपको चारों तरीके पता है। हम एक्स कोड में बता सकते हैं, हम कलर का नाम लिख सकते हैं, या फिर कलर का आरजीबी कोड या एचएसएल वैल्यू लिख सकते हैं। तो कोई सा भी एक आप लिखेंगे एंड वो काम कर जाएगा। एंड दैट्स इट। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर से ये कलर चेंज हो गया एंड ये कुछ पिंक मैजेंटा टाइप का शेड बन गया। तो ये आपने आरजीबी वैल्यू से कलर सेट कर दिया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड इमेज की। बैकग्राउंड में आप इमेजेस बहुत बार यूज करेंगे, चाहे वो किसी भी काम के लिए करें। आपको बैनर बनाना हो सकता है जिसके ऊपर आप टेक्स्ट लिखना चाहेंगे, या आपको कुछ पैटर्न देना है, या किसी भी तरीके से। अब बैकग्राउंड इमेज जो है ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है एंड इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको हर एक ऑप्शन को ध्यान से समझना होगा तभी आप उसको यूज कर पाएंगे। जो फॉर्मेट है वो एकदम सिंपल है। आप इसमें यहाँ पर यूआरएल लिखते हैं जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी यूज करा था यूआरएल फंक्शन, एंड उसके अंदर आप पाथ देते हैं इमेज का। तो इमेजेस के अंदर मैंने एक पिकाचू की एक इमेज डाउनलोड करी हुई है एंड आप देख रहे हैं यहाँ पर वो रिपीट हो गया। आप मेरी पूरी ब्राउजर विंडो में देख रहे हैं कि पिकाचू पिकाचू एक सिंगल इमेज है बट वो रिपीट हो रही है। इमेज जो आप देख रहे हैं कि यहीं तक है, यानी एक रो में मेरी करीब 3.5 पिकाचू वाली इमेज आ रही है एंड वो रिपीट हो रही है। तो इस तरीके से आप अलग अलग यूआरएल देके आप कोई सी भी इमेज उसमें दिखा सकते हैं। अब मेरा जो इमेज है वो एक्चुअल में 225 पिक्सल्स का ही है, स्क्वायर एक इमेज है, एंड अपने आप ही ब्राउजर ने उसको रिपीट कर दिया हर जगह। तो ये एक सिंपल सा तरीका है बैकग्राउंड में इमेज सेट करने का। आप इसमें मल्टीपल इमेजेस भी सेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर यूआरएल लगाऊं दूसरा कोई, तो याद होगा हमने लास्ट वाली वीडियो में एप्पल की एक इमेज यूज करी थी। तो मैं फिर से चलता हूँ बाहर एंड HTML फोल्डर के अंदर इमेजेस एंड उसमें apple.jpg करके एक इमेज थी। यहाँ पर इमेज नहीं आई है। अब इमेज मैंने 2 यूज कर लिया बट मुझे दिखाई एक ही दे रही है। क्यों? क्योंकि दोनों ही ये जो पिकाचू वाली इमेज है पूरी रिपीट हो रही है, तो उसके पीछे एप्पल वाली जो है इमेज है वो छुप गई है। तो उसके लिए मेरे पास एक और प्रॉपर्टी है, वो है बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट में मेरे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे सिंपल वाला जो ऑप्शन है वो है रिपीट हो या ना रिपीट हो। अगर मैं इसको नो रिपीट कर दूं यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में एक एप्पल की इमेज है एंड उसके ऊपर पिकाचू की इमेज है। तो दो मैंने मल्टीपल ऐसे बैकग्राउंड सेट कर दिए। मैंने नो रिपीट यहाँ पर सेट कर दिया कि बैकग्राउंड मेरा रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसमें रिपीट भी कर दूं तो अब मेरा एप्पल वाली इमेज है, आप देख रहे हैं कि नीचे में फिर से एप्पल वाली इमेज शुरू हो गई है बट उसके ऊपर जो है वो पिकाचू वाली इमेज है। एंड एकदम सिंपलेस्ट तरीका था ये बैकग्राउंड में 2 इमेजेस यूज करने का। हम ज्यादातर केसेस में तो हम एक ही इमेज यूज करते हैं एंड उसी के साथ मैनिपुलेट करते हैं, बट कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि आपको यूज करना ही है तो आप ऐसे 2 मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं। तो आपने एक और प्रॉपर्टी देखी कि बैकग्राउंड रिपीट हम कर सकते हैं नो रिपीट रिपीट से।
इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, इनके बारे में हम डिटेल में इसी वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम बैकग्राउंड इमेज की बात पूरी कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से आपने बैकग्राउंड इमेज यूज किया। अब बैकग्राउंड इमेज आपने यूज कर लिया, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बैकग्राउंड का पोजिशनिंग। हम इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ एक सिंगल बैकग्राउंड यूज करेंगे। एंड अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड के पोजिशनिंग की। बैकग्राउंड पोजिशन। अब बैकग्राउंड के पोजिशन जो है आपके पास मल्टीपल हो सकते हैं। आपको इसको लेफ्ट में रखना है, आप लेफ्ट रखिए। अब क्योंकि ये इमेज पूरी रिपीट हो रही है तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा, तो सबसे पहले तो मैं इसका नो रिपीट सेट कर देता हूँ। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, ताकि ये इमेज रिपीट ना हो। और आप देख रहे हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड पोजीशन है वो लेफ्ट बन गया है, ये एकदम लेफ्ट में आ गया, बट ये सेंटर्ड है पूरे। आप देख रहे हैं कि पूरी बॉडी के सेंटर में लेफ्ट यूज इसने किया है। इसी के साथ अगर मैं इसको टॉप कर दूं तो ये सेंटर में हो गया बट टॉप है। ऐसे ही मैं राइट कर सकता हूँ, बॉटम कर सकता हूँ एंड कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं सेंटर इसको यहाँ फिक्स कर दूं तो ये एकदम सेंटर में आ गया बॉडी के। तो ये पूरा बॉडी का जो एरिया था, क्योंकि मैंने बॉडी के लिए सेट किया हुआ है, ये बॉडी का एरिया को इसने पूरा सेंटर में डाल दिया है। सेंटर में इसके बैकग्राउंड इमेज आ गई है। बैकग्राउंड पोजीशन में सिर्फ लेफ्ट, टॉप, ये सारी चीजें नहीं होती, आप इसमें अलग अलग चीजें ऐड कर सकते हैं। अब जो बाय डिफॉल्ट था आपने देखा कि लेफ्ट सेंटर था। अगर व्हाट इफ मेरे को इस कॉर्नर में चाहिए था, राइट एंड टॉप में, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मुझे राइट टॉप में चाहिए, तो राइट टॉप में आपने यहाँ पर सेट कर दिया। यही अगर मुझे बॉटम टॉप में चाहिए होता तो मैं बॉटम टॉप सेट कर दूंगा, सॉरी राइट बॉटम में, राइट बॉटम में अगर मुझे सेट करना होता, ये मेरा राइट और बॉटम सेट हो गया। तो इस तरीके से मैं इसको दो यहाँ पर एट्रीब्यूट देकर उसका एंगल या उसका पोजीशन एकदम फिक्स कर सकता हूँ कि वो कहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन उसकी होनी चाहिए। इसके अलावा ये तो हमारे हुए लेफ्ट, राइट, बॉटम, सेंटर वगैरह। इसके अलावा मैं इसमें पिक्सल्स में भी वैल्यू दे सकता हूँ कि कितना ऊपर होना चाहिए, कितना नीचे होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 10 पिक्सल दे दूं तो आप देख रहे हैं कि 10 पिक्सल यहाँ पर लेफ्ट से उसने 10 पिक्सल अपने आप ले लिया, बट वो वर्टिकली सेंटर में है। अगर मैं यहाँ पर 50 पिक्सल और दे दूं, अब आप देख रहे हैं कि वर्टिकली वो 50 पिक्सल नीचे है, बट लेफ्ट से वो 10 पिक्सल राइट में है। तो लेफ्ट में उसने मार्जिन 10 पिक्सल छोड़ दिया। अगर यहीं पर मैं 40 पिक्सल रख दूं तो आप देख रहे हैं 40 राइट में हो गया एंड 50 वो डाउन हो गया। तो ये आपने उसने कोऑर्डिनेट्स दे दिए कि कितना नीचे और कितना ऊपर होना चाहिए। अगर यही मैं इसमें -50 दे दूं तो आप देख रहे हैं ये ऊपर चला गया एंड वो ऊपर से थोड़ा कट गया। तो ऐसे आप कोऑर्डिनेट्स भी दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी दो दिए, एक्स और वाई, यानी हॉरिजॉन्टली कितना और वर्टिकली कितना। अगर आपको पीएक्स में नहीं देना तो आपके पास यूनिट, आपको पता ही है कि ईएम वगैरह यूनिट्स भी हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं 50% या 40% दे रहा हूँ। तो अब आप देख रहे हैं ये टोटल विड्थ का 50% नीचे है एंड 40%, सॉरी 50% राइट में एंड 40% नीचे है। यहीं अगर मैं 10% देता तो वर्टिकली आप देख रहे हैं कि 10% का उसने गैप छोड़ दिया। तो ये जो इसका जो यूजेज है पोजीशन का, आपको सही तरीके से आना चाहिए कि कब आपको कैसा लेआउट इसमें बनाना है, उन यूजर को क्या आप दिखाना चाहते हैं। तो कई बार ये होता है कि जैसे आपने कोई बैनर यूज किया एंड उसके ऊपर आपने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो राइट हैंड पर होता है कि आपका कोई मॉडल है उसमें, अगर आपको फैशन स्टोर है वगैरह तो राइट हैंड पे मॉडल है, तो आपको वो पोजीशन इसका राइट सेट करना पड़ेगा, सो दैट लेफ्ट वाला जो ब्लैंक एरिया वो ना दिख के आपका जो फोकस हो वो पूरा राइट हैंड पर वो मॉडल आपका दिखना चाहिए। तो ये अलग अलग केसेस हैं, जब आपको जो यूज करना आपको सही लगे आप पोजीशन उसका सेट कर सकते हैं। तो ये हुई हमारे बैकग्राउंड पोजीशन की बात। अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड साइज की। तो साइज जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंड आपको यूज करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कब कौन सी यूज करनी है। इसमें भी कई सारे ऑप्शंस हैं। तो बैकग्राउंड साइज की हम बात कर लेते हैं। बैकग्राउंड साइज में एक तो जो बाय डिफॉल्ट होता है वो तो ऑटो होता है। तो ऑटो में आपने देखा कि ये नॉर्मल जैसी इमेज आनी चाहिए थी वैसी आ गई। अब यही अगर मुझे साइज का काटना है, यानी जो बैकग्राउंड का जो इमेज का साइज है उसको मैं फिक्स कर दूं कि 100 पिक्सल और 200 पिक्सल होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि वो श्रिंक हो गया है। 100 पिक्सल उसका हॉरिजॉन्टल विड्थ हो गया एंड 200 पिक्सल उसका हॉरिजॉन्टल हाइट हो गया। यही अगर मैं इक्वल यहाँ पर कर दूं तो फिर से आपको वो स्क्वायर दिखेगा, बट थोड़ा सा छोटा, क्योंकि इसका एक्चुअल साइज है वो 225 पिक्सल्स है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड साइज के साथ खेल सकते हैं। इसमें और ऑप्शंस भी हैं। अगर आप सिर्फ इसमें एक ही इनपुट देना चाहें तो वो अपने आप ही दूसरे का वही ले लेगा 200 पिक्सल, यानी वो अपने आप ही उसको रिसाइज कर देगा इस जो आपने यूनिट, जो आपने डिस्टेंस दिया है इस विड्थ के हिसाब से 200 पिक्सल्स। यही अगर आप इसको परसेंटेज वाइज दें, 40% आपको यूज करना है, तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी जो विड्थ थी उसका 40% इसने यूज कर लिया। यही अगर मैं 50 कर दूं तो इमेज तो स्ट्रेच हो रही है, बट एग्जैक्टली उसका जो पूरी बॉडी थी उसका हाफ उसने यूज किया है। तो ऐसे आप बैकग्राउंड साइज परसेंटेज में भी दे सकते हैं।
अब अगर आपको फुल 100% स्ट्रेच करना है कि पूरा का पूरा एरिया आपका भर जाए, तो आप यहाँ पर उसको 100% दे दीजिए। तो अब आप देख रहे हैं कि पूरा बॉडी उसने फिल कर दिया। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन कर दूं तो आप देख रहे हैं कि मेरी पूरी बॉडी जो है वो इस इमेज से एक से भर गई है, चाहे वो कितना भी स्ट्रेच उसको करना पड़े। तो ये हुआ बैकग्राउंड साइज। इसमें दो और ऑप्शंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको मेजरली वही यूज करने होंगे। एक है कंटेन। तो कंटेन जो तरीका है उससे क्या होगा कि आपकी इमेज एग्जैक्टली पूरी आ जाएगी, यानी रेशियो वही रहेगा, बट वो पूरा का पूरा इमेज आपका इमेज से उसको फिल करने की कोशिश करेगा ब्राउजर। तो ये है कंटेन। अब मैंने जब इसको फुल साइज कर दिया ब्राउजर को, तब आप देख रहे हैं कि क्योंकि मेरा इमेज स्क्वायर था तो इमेज स्क्वायर ही रहा, बट उसने जितना कोशिश करी उसको फिल करने की उतना उसने कर दिया। अगर ये फुल विड्थ चला जाता पिकाचू मेरा, तो हाइट भी उसको बढ़ानी पड़ती। तो इस बार उसने हाइट को मैक्स लिया एंड विड्थ को उसके हिसाब से सेट कर दिया। तो इस तरीके से कंटेन जो है वो इमेज को स्ट्रेच तो करता है बट उसको प्रोपोर्शन में रखता है। अब यही अगर मैं कवर कर दूं तो कवर वही इफेक्ट देगा आपको जो 100 ने दिया था, बट इस बार आप देख रहे हैं कि ये 100% पूरी इसने विड्थ भर दी है, बट नीचे से जो इमेज थी वो क्लिप हो गई है। तो यानी आपको इमेज आधी दिख रही है बट पूरा का पूरा इसने कवर जरूर कर लिया। तो इसीलिए इसका नाम है कवर। तो बैकग्राउंड साइज में इतने सारे ऑप्शंस हैं, आपको देखने पड़ेंगे कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है एंड आपको किस तरीके से दिखाना है। जो सबसे डिफॉल्ट ऑप्शन है वो होता है इनिशियल। इनिशियल में आपने देख लिया ऐसा दिखेगा, एंड अगर आप रिपीट यहाँ नहीं लिखेंगे तो ये रिपीट होगी इमेज। तो इस तरीके से आपको ये चीजें सेट करनी होती है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के अंदर ही। आपको सिंगल एक ही लाइन में बैकग्राउंड आपको यूज करना कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं जिससे आपको भी समझ आए और आप कुछ मिस्टेक ना करें। तो बैकग्राउंड साइज के बाद हम चलते हैं बैकग्राउंड रिपीट पर। अब रिपीट में आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, बट जितने भी हैं वो आपको आने चाहिए। सबसे पहला था नो रिपीट। उसके अलावा आप अगर इसको रिपीट कर दें तो आपको पता ही है कि ये पूरा पूरा भर देगा एंड ये फुल हो गया आपका ब्राउजर पिकाचू की इमेज से। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिपीट करना है तो आप एक्स या वाई भी यूज कर सकते हैं। रिपीट एक्स करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में फिल हो गया, रिपीट वाई करेंगे तो वर्टिकली पूरा पूरा इसने फिल कर दिया। रिपीट वाई के अलावा नो रिपीट तो आपको पता ही है। एंड इसके बाद दो और ऑप्शंस हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और ये दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। स्पेस। स्पेस देंगे तो आप देख रहे हैं कि कितने सुंदर तरीके से इसने फिल किया है, बीच में इनके गैप्स हैं। तो स्पेस जो प्रॉपर्टी है वो क्या करती है कि सबसे पहले आपके लेफ्ट वाले पार्ट को, यानी ब्राउजर का जो लेफ्ट पार्ट है एंड ब्राउजर का जो राइट पार्ट है उसको फिल करती है। एंड उसके बाद ब्राउजर का जो सबसे लेफ्ट बॉटम पार्ट है एंड राइट बॉटम पार्ट है उसको फिल करती है। एंड उसके बाद में जितना भी जगह बचता है उसमें वो प्रोपोर्शन के हिसाब से इमेज अपना दोबारा फिट कर देती है। तो आप देख रहे हैं कि इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 3, इमेज नंबर ये 7 एंड इमेज नंबर 9 ये पहले फिट हुए थे। उसके बाद ये जो बीच में सारे पिकाचोज हैं ये अपने आप ब्राउजर ने फिट कर दिया। स्पेस के जैसे एक और ऑप्शन है वो है राउंड। अब राउंड जो ऑप्शन है वो स्पेस के जैसा ही है बहुत, बट आपको देखना पड़ेगा कि डिफरेंस क्या है। आपने देखा कि इमेज कोई सी भी कटी नहीं थी स्पेस के केस में। अब मैं जब राउंड को जैसे सेव करूंगा, अब आप देख रहे हैं ये हो गया राउंड। अब इमेज मेरी स्ट्रेच हो गई है बट बीच में गैप नहीं है बिल्कुल भी, और कोई सी भी एक इमेज ऐसी नहीं है जो थोड़ी सी भी कटी हो। तो राउंड एक ऐसा है ऑप्शन आपके पास जिससे आपको ब्लैंक स्पेस भी नहीं दिखेगा बिल्कुल भी एंड इमेज आपकी कहीं कटेगी भी नहीं। स्ट्रेच जरूर हुई है बट आपका जो शेप है वो पूरा मेंटेन्ड है। जो आपका दूसरा केस था स्पेस, स्पेस वाले केस में सुंदर तरीके से तो उसने फिल किया था बट बीच में जो गैप था वो रह गया था। तो ये गैप अगर आपको रखना है तो स्पेस ठीक है, अगर नहीं रखना है तो राउंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इनिशियल पे छोड़ सकते हैं। तो ये जैसा पहले था वो अपने आप ही हो जाएगा, या फिर नो रिपीट भी आपके लिए एकदम सही ऑप्शन है। इनिशियल करेंगे तो ये रिपीट हो गया क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट रिपीट पे होता है, एंड इसके अलावा आपके पास नो रिपीट तो ऑप्शन है ही। तो नो रिपीट कर देंगे तो ये कभी रिपीट नहीं होगा। ये था आपका बैकग्राउंड रिपीट। आई होप आपको समझ आ गया हो, क्योंकि ये चीजें बहुत अफेक्ट करेंगी कि किस तरीके से आप एक इमेज को अच्छे तरीके से दिखाना चाहते हैं बैकग्राउंड में यूज करके। एंड ये बेसिक लेआउट है आपके किसी भी, अगर आप बैनर वगैरह दिखाना चाहेंगे अपने HTML टेम्पलेट में, तो बैनर्स के ऊपर जो टेक्स्ट होता है तो उसके लिए बैकग्राउंड आपको ऐसे सेट करना पड़ता है, चाहे वो हीरो इमेज हो चाहे वो आपका कोई सा भी स्लाइड शो हो, उसके लिए आपको इसी तरीके से अलग अलग ये प्रॉपर्टी सेट करनी होती है तब जाके वो आएगा। तो ये वो आपका बैकग्राउंड कलर। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड ओरिजिन की। अब बैकग्राउंड ओरिजिन में क्या होता है, देखिए आपने बैकग्राउंड इमेज यूज कर लिया, बैकग्राउंड साइज तो इनिशियल था, इसको हम
डिलीट कर देते हैं। बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट आपने सेट करा हुआ है। अब हम इसमें थोड़ा सा एक और बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 10 पिक्सल्स डबल एंड कलर उसका ब्लैक दे देते हैं। आपको अब बॉर्डर दिख रहा होगा, 10 पिक्सल की जगह हम इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, 50 पिक्सल्स कर देते हैं। अभी आपको दिख रहा है। एंड इसके अंदर मैं पैडिंग भी थोड़ी दे देता हूँ एंड उसके अंदर कुछ कंटेंट लिख देता हूँ। पैडिंग मैंने लिख दिया 25 पिक्सल्स एंड अब मैं इसके अंदर कुछ कंटेंट भी लिख देता हूँ। एंड इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। ये आपको दिख गया ABCD एंड बैकग्राउंड में आपको इमेज भी दिख रही है। अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड ओरिजिन की। अब बैकग्राउंड ओरिजिन में 3 ऑप्शन है, बॉर्डर बॉक्स, कंटेंट बॉक्स और पैडिंग बॉक्स। ये सेम कुछ ऐसी है जैसे कल हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी बॉक्स साइजिंग की। तो अब इसमें भी 3 ऑप्शन देखते हैं तो आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। मैं इसको पैडिंग बॉक्स कर देता हूँ। इसमें एक और चेंज करते हैं, बॉडी की जगह इसको डिवीजन का बना देते हैं एंड यहाँ पर एक डिव टैग के अंदर इसको डाल देते हैं। अब आप देखिए बैकग्राउंड ओरिजिन मैंने पैडिंग बॉक्स लिखा हुआ है। जो बैकग्राउंड है मेरा इमेज जो है वो पैडिंग से शुरू हुई है, जहां तक इसकी पैडिंग थी। इसको डबल की जगह अगर मैं लेट्स से डैश्ड कर देते हैं। अब आप देखिए कि मेरा जो बॉर्डर था वो पूरा छूट गया है। पैडिंग बॉक्स में मेरा जहां तक मेरा पैडिंग था वहां तक वो बैकग्राउंड इमेज शुरू हुआ है वहां से। एंड इसके अलावा अगर मैं पैडिंग बॉक्स को छोड़ के बॉर्डर बॉक्स बना दूं तब आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा वहां से शुरू हुआ जहां से मेरा बॉर्डर, जहां तक मेरा बॉर्डर था। तो ये पूरा का पूरा बॉर्डर तक चला गया है, बॉर्डर से शुरू हुआ है मेरा बैकग्राउंड। एंड यही मैं चेंज करके अगर कंटेंट बॉक्स कर दूं तो जहां पे मेरा कंटेंट है, यानी मेरा पैडिंग है अंदर एंड मेरा बॉर्डर है, बॉर्डर और पैडिंग दोनों को ही हटा दें तो जहां से मेरा कंटेंट शुरू हुआ है यानी ये पैराग्राफ टैग, वहां से लेके इसने बैकग्राउंड की इमेज को दिखाना शुरू किया है। आई होप ये आपको समझ आ रहा हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपको बैकग्राउंड कहां से दिखाना है। अगर मैं डैश की जगह सॉलिड कर दूं तो आप देख रहे हैं कि ये मेरा ब्लैक कलर का जो पूरा है वो मेरा पूरा बॉर्डर है। ठीक है, बैकग्राउंड ऐड कर देता हूं। अब आप देखिए प्लीज, ब्लैक कलर का जो है वो मेरा बॉर्डर है। पिंक कलर का जो है पिंक कलर, व्हाइट से बाहर वाला जो पिंक कलर वो आपको दिख रहा है वो है मेरा पूरा वो पूरा पैडिंग एरिया। अगर मैं इसको पी की जगह डिव बना दूं तो शायद आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड यहाँ आईडी लगा देते हैं हम, ABC एंड यहाँ पर हम div डॉट। अब आप देखिए फर्स्ट वाला जो मेरा div है यानी पेरेंट div, उसका आईडी ABC है। ABC के अंदर हमने बैकग्राउंड ओरिजिन की प्रॉपर्टी सेट करी है। एंड जो सेकंड वाला div है जिसका क्लास DD है उसके लिए हमने बैकग्राउंड व्हाइट रखा है एंड फॉन्ट साइज 400%। तो अब आप इसको समझिए कि जो मेरा ब्लैक वाला पोर्शन है वो फर्स्ट वाले div का बॉर्डर है। इस बॉर्डर में हमने 50 px रखा है एंड सॉलिड बॉर्डर है। ठीक है, एंड कंटेंट ओरिजिन मेरा है कंटेंट बॉक्स। तो जहां पे मेरा कंटेंट शुरू हो रहा है यानी पैडिंग के भी अंदर, वहां से मेरा बैकग्राउंड शुरू हुआ। कंटेंट अगर मैं चेंज करके इसको पैडिंग कर दूं तो मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा बाहर यानी पिंक कलर का जो एरिया था वहां से शुरू हुआ। एंड इस बार अगर मैं इसको बॉर्डर बॉक्स कर दूं तो मेरा जो बॉर्डर है वो सबसे बाहर से शुरू होगा, यानी यहाँ से, जहां से मेरा ब्लैक पोर्शन बॉर्डर शुरू हुआ वहां से मेरा बैकग्राउंड भी शुरू हो गया। तो ये बैकग्राउंड ओरिजिन की प्रॉपर्टी है जिससे आप 3 ऑप्शन से आप इसको सेट कर सकते हैं। एंड तीनों ही आपके अलग अलग यूज में आ सकते हैं जब आपको जैसा यूज करना हो। तो ये हुआ आपका बैकग्राउंड ओरिजिन। यही अगर आपको समराइज करके एक ही लाइन में सारा लिखना हो तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, बैकग्राउंड एंड उसके बाद कलर आपने दिया RGB 255055 एंड उसके बाद आपने URL दिया, तो URL लिख सकते हैं आप images pika.jpg। इसको एक बार हटा देते हैं।
ये हुआ बैकग्राउंड, एंड उसके बाद आप सेट कर रहे हैं इसमें बैकग्राउंड का रिपीट हम इसको नो रिपीट करेंगे, एंड उसके बाद इसमें हम बॉर्डर बॉक्स लिख रहे हैं, बॉर्डर बॉक्स। अब आप देख रहे हैं कि मैंने एक ही लाइन में सारा का सारा लिख दिया। नो रिपीट के बाद आप इसमें पोजीशन वगैरह भी दे सकते हैं कि सेंटर में देना है या कहाँ देना है। तो अब आप देख रहे हैं सेंटर में आ गया बैकग्राउंड, एंड सेम जितनी प्रॉपर्टीज मैंने मल्टीपल यूज करी थी वो सारी की सारी मैंने बैकग्राउंड एक ही लाइन में पूरा पूरा कोड लिख दिया। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे अलग अलग कलर, इमेज रिपीट या ओरिजिन कुछ भी ऐसे अलग अलग भी सेट कर सकते हैं। पोजीशन भी था आपके पास, साइज भी था, तो ये सारी जितनी प्रॉपर्टीज हैं एक लाइन में भी लिख सकते हैं एंड अलग अलग भी इनको यूज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड के जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं ये सारी तो हो गई कंप्लीट, बट हम इसी के साथ साथ एक और चीज का बात कर लेते हैं जिसका नाम है ग्रेडियंट्स। अब ग्रेडियंट्स क्या होते हैं? बैकग्राउंड जब आपने कलर दिया कोई एक, तो अब कलर आपने एक दे दिया, वो पूरे के पूरे बैकग्राउंड में सेम डिट्टो कलर आ जाएगा। बट व्हाट इफ आपको एक कलर नहीं चाहिए, आपको कुछ पैटर्न्स चाहिए या कुछ ग्रेडियंट्स चाहिए। ग्रेडियंट्स क्या होते हैं? अब ग्रेडियंट वो होते हैं कि जो एक कलर से शुरू हुआ बट किसी दूसरे कलर पे एंड हुआ, यानी उसमें एक पैटर्न बन गया एंड उसमें एक कलर का ट्रांजिशन हो रहा है कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच में कलर वेरी कर रहा है। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसा होता है। तो इसके लिए हम ये चीजें डिलीट करते हैं एक्स्ट्रा, एंड एक सिंपल सा बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले मैं इसको विड्थ देता हूं। विड्थ ऑटोमेटिकली जो डिव की होती है वो 100% होती है, बट मैं फिर भी यहां पर लिख रहा हूं। एंड हाइट मैं इसको फिक्स कर रहा हूं 300 पिक्सल्स, एंड इसको बॉर्डर दे रहा हूं सो दैट हमें पता चल जाए कि कहां पर है ये एक्चुअली। ये हमारा बॉर्डर है, इसको मैं बढ़ा देता हूं सो दैट आपको और क्लियर दिख जाए। तो आपको डिवीजन बॉक्स पूरा एक दिख रहा होगा। अब आप देख रहे हैं कि बॉर्डर जो है वो बाहर जा रहा है मेरे डिव से। तो कल हमने जो प्रॉपर्टी यूज करी थी बॉक्स साइजिंग की, वो हम दोबारा यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब वो बॉर्डर वापस मेरा अंदर आ गया। अब डिवीजन पूरा पूरा 100% वेट ले रहा है। तो ये हुए बेसिक सा सेटअप एक डिवीजन बॉक्स का। अब इसमें हम बैकग्राउंड सेट करते हैं ग्रेडियंट्स के साथ। अब ग्रेडियंट दो टाइप के होते हैं, लीनियर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट्स। दोनों हम जब यूज करेंगे तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि कौन सा टाइप का होता है। इसमें मैं सिंपली बैकग्राउंड इमेज यूज करूंगा। आप याद रखें कि ग्रेडियंट्स यूज करने के लिए आपको बैकग्राउंड इमेज यूज करना होता है, बैकग्राउंड कलर नहीं। तो लीनियर ग्रेडियंट का एक फंक्शन है एंड उसके अंदर आप दो कलर लिख सकते हैं, कितने भी कलर लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा रेड से लेके ग्रीन तक। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ग्रेडियंट बन गया, यानी अपने आप ही वो कलर चेंज हो रहा है। रेड से शुरू हुआ एंड बॉटम तक आते आते ग्रीन बन गया वो। तो जो डिफॉल्ट होता है वो होता है टॉप टू बॉटम। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन भी लिख सकते हैं इसमें कि लीनियर ग्रेडियंट कहां से कहां जाएगा। अब इसमें आप दो कलर लिखे मैंने, मैं यहाँ पर तीन भी लिख सकता हूँ, मेरे को ब्लू भी चाहिए। तो आप देख रहे हैं तीन कलर में वो वेरी कर रहा है, टॉप से बॉटम जाते आते तीन कलर उसके हो गए। हाइट बढ़ा देता हूँ तो अपने आप उसमें एडजस्ट हो जाएगा कि कौन सा कलर कब आएगा। यही अगर मेरे को एक और कलर चाहिए तो मैं येलो लिख देता हूँ, एंड आप देख रहे हैं कि अब ये चार कलर में वेरी कर रहा है बैकग्राउंड। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। यही अगर मैं येलो के बीच में ग्रीन और ब्लू हटा दूं तो एकदम स्मूथली आपको ट्रांजिशन दिखेगा कि एकदम रेड से लेके येलो तक वो चला गया है। येलो के बाद आपको ऑरेंज चाहिए तो आप ऑरेंज भी ला सकते हैं, एंड ये अब तीन कलर का एक वेरिएशन हो गया। तो ये हो गया लीनियर ग्रेडियंट, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। रेडियल जब आप देखेंगे एग्जाम्पल तो आप समझ जाएंगे। लीनियर ग्रेडियंट में आपको मैं थोड़ी और चीजें बता दूं। आप जैसे डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर स्टार्टिंग जो आपका होगा या तो डायरेक्शन होगा या कोई कलर होगा। लास्ट में आप डायरेक्शन नहीं लिख सकते, स्टार्टिंग में आपको डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी कहां से कहां तक लेना है। तो मैं अभी जो बाय डिफॉल्ट था टॉप टू बॉटम था, मैं इसको टू लेफ्ट लिख रहा हूं एंड कॉमा लगा के। अब आप देख रहे हैं कि मेरा जो रेड था, रेड येलो ऑरेंज, वो जो ट्रांजिशन था वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यानी राइट एंड से शुरू हुआ यानी रेड, उसके बाद येलो आया, उसके बाद ऑरेंज आया। यही अगर मैं राइट कर दूं इसको टू राइट, तो आप देख रहे हैं लेफ्ट से मेरा शुरू हुआ रेड, फिर बीच में येलो आया एंड देन ऑरेंज आया। तो ये आपका ट्रांजिशन इस तरीके से आपने डायरेक्शन बता दी कि कौन सी डायरेक्शन में करना है। आप टू टॉप कर दूं मैं इसको, तो आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग जो इस बार हुई वो बॉटम से हुई एंड टॉप की तरफ आपका ग्रेडियंट चल रहा है।
तो ये हुआ सिंगल एक डायरेक्शन वाला। अब आपको डायगोनल करना है, यानी दो डायरेक्शन इसमें आपको देनी पड़ेगी। तो टू टॉप राइट कर दूंगा अगर मैं यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट बॉटम से शुरू हुआ मेरा रेड कलर एंड ऊपर टॉप राइट तक जाते जाते वो कलर चेंज हो गया। तो आपको डायरेक्शन देनी है सबसे पहले, उसके बाद जितने कलर्स आपको देने हैं आप उतने कलर दे सकते हैं। तो मैंने डायगनली इसको वेरी कराने के लिए मैंने इसमें दो डायरेक्शन दिए। ऐसे आप इसमें बॉटम राइट दे सकते हैं या कुछ भी दो इसको डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन चाहिए बस। को बॉटम राइट देना है, मैंने बॉटम राइट दे दिया। तो ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसमें अगर लीनियर ग्रेडियंट में आपको एंगल भी ऐड करना है तो आप एंगल भी ऐड कर सकते हैं कि कौन से एंगल पे इसको वेरी कराना है। अब एंगल कैसे देते हैं? एंगल हमेशा डिग्री में देंगे आप, मतलब कितने डिग्री में इसका जो ग्रेडियंट का जो कलर चेंज हो रहा है ट्रांजिशन, वो किस डायरेक्शन में इसको जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको 30 डिग्री लिख दूं तो आप देख रहे हैं 30 डिग्री में ये वेरी कर रहा है। ये आपको डिफरेंस ज्यादा दिखेगा नहीं, तो इसमें कलर कुछ ऐसा यूज करते हैं जिसमें कलर डिफरेंस आपको दिख जाए। अब वो 30 डिग्री पे आपका चेंज हुआ है, 30 डिग्री। यही अगर मैं इसको 3 डिग्री कर दूं तो अब आप देखिए कितना कम इसमें वेरिएशन हुआ है। अब ये एंगल किस चीज का है? एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन और ग्रेडियंट लाइन का है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जहां से शुरू होगा एंड ग्रेडियंट लाइन जहां तक ये जाएगा, उन दोनों के बीच में ये एंगल है, ये 3 डिग्री है। अगर इसको मैं 90 डिग्री कर दूं तो आप देख रहे हैं 90 डिग्री मतलब टुवर्ड्स राइट की तरफ ये जा रहा है। यही अगर मैं इसको -90 कर दूं तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसमें डिग्री भी बता सकते हैं कि कितने डिग्री पे आपको ग्रेडियंट चाहिए। यही डिग्री के आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप इन सबको ट्राई कर सकते हैं। मैं 110 डिग्री दे रहा हूं तो आप ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा टुवर्ड्स राइट बॉटम जा रहा है। तो ये आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, एग्जाम्पल है। आप देने को ऐसा मतलब शायद ही कभी देना चाहेंगे बट दे सकते हैं, ये बता रहा हूं मैं। तो ये हुआ लीनियर ग्रेडियंट का सिंपल एक फॉर्मूला, जिसमें आप सबसे पहले या तो डायरेक्शन देंगे। देखिए जो एंगल है वो भी एक तरीके से डायरेक्शन ही बता रहा है। तो या तो आप लिख दीजिए कि 2, फिर डायरेक्शन का नाम यानी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, या टॉप राइट बॉटम राइट लेफ्ट बॉटम ऐसे, या फिर एंगल लिख दीजिए एंड उसके बाद कॉमा लगा के आपको कलर्स लिखने हैं। अब कलर्स लिखने के आपको पता है कि रेड लिखा हुआ है तो इसकी जगह आप RGB वैल्यूज भी लिख सकते हैं। तो इसको आप यहाँ पर 8GB लिख सकते थे, या फिर 8GB है जहां पर हमने अल्फा चैनल यूज किया था यानी ट्रांसपेरेंसी, तो हम वो भी यूज कर सकते थे कि मैं 255 यूज करूं, उसके बाद 0 एंड 0.4 40% ओपेसिटी के साथ। अब आप देख रहे हैं कि जो रेड वाला चैनल था यानी रेड वाला जो कलर था वो थोड़ा हल्का हो गया। तो अब ये ज्यादा स्मूथ दिख रहा है ट्रांजिशन, क्यों? क्योंकि मैंने ट्रांसपेरेंसी भी ऐड कर दिया है। येलो में भी मैं ऐसे कर सकता हूँ, ब्लू में भी कर सकता हूँ। तो ये आपको जिस तरीके का ट्रांजिशन चाहिए, जैसा भी आपको ग्रेडियंट बनाना है आप बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिपीट करने की इसको। अब इसको अगर रिपीट करना है तो सेम चीज है, बस आपको इस बार फंक्शन चेंज करना है। इस बार रिपीटिंग हो जाएगा, वो रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। रिपीटिंग कराना है तो आपके पास ये रिपीटिंग हो गया एंड दैट्स इट, इतना ही था। ये फंक्शन हमने यूज किया, इससे आपका रिपीटिंग हो जाएगा। बट आप देखें राइट हैंड पे रिपीट हुआ नहीं है, तो अब आपको बताना पड़ेगा कितने परसेंट आपको इसको, कितने परसेंट के बाद इसको रिपीट कराना है। मैं यहाँ पर परसेंटेज लिखूंगा 10% एंड इसको लिखूंगा 20%। तो अब आप देख रहे हैं ये इतना ही यूज हुआ एंड उसके बाद इसने रिपीट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है? देखिए टोटल जो ग्रेडियंट होता है वो 100% का होता है, तो आपने इसको कितना रिपीट करा है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि कितनी बार ये टोटल रिपीट होगा। यही अगर मैं येलो में बढ़ा के 80% कर दूं तो आप देख रहे हैं कि पूरा येलो आता है 80% तक एंड उसके बाद जो ब्लू है वो नेक्स्ट 20 तक आएगा। तो अब जो इसका मतलब आप समझिए, एक तरीके से आप जो फर्स्ट वैल्यू होगी यानी फर्स्ट कलर जो आप दे रहे हैं वो 0 है एंड उसके बाद येलो बता रहे हैं कि येलो कितनी देर में आना चाहिए। यानी पूरा अगर जो आपका एक ग्रेडियंट है वो 100% है, तो येलो अगर मैं उसको मान लीजिए 5% ही दे रहा हूँ एंड ब्लू मैं बोल रहा हूँ कि 20% जब कंप्लीट हो जाए तब ब्लू उसका खत्म हो जाना चाहिए। यानी 20% यानी 1/5 जब हुआ तब उसका ब्लू ऑलरेडी खत्म हो चुका था। यानी टोटल ये 5 बार इसने रिपीट किया। यही अगर मैं इसको बोल दूं कि 6% जैसी कंप्लीट हो तब ब्लू हो जाना चाहिए, तो आप देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी ये रिपीट हो रहा है। यानी 6% पे आपने एक इसका चांस खत्म कर दिया है। अगर मैं इसको 25% करूं तो अब ये टोटल 4 बार रिपीट हुआ एंड उस हिसाब से हुआ कि 5% तक येलो आया था एंड ब्लू जो आया था वो 25% तक आया था। यही अगर मैं इसको इवन सा करूं तो 15% तक येलो आया एंड देन 25% पे ब्लू आया, फिर ये चीज रिपीट हुई है। तो इस तरीके से आपको परसेंटेज बताना है कि कितने परसेंट पर क्या चीज कंप्लीट हुई है। ये वो आपका लीनियर ग्रेडियंट का कंप्लीट स्टेप। अब जो सेकंड मैंने ग्रेडियंट टाइप बात करी थी वो था रेडियल ग्रेडियंट। अब रेडियल क्या होता है?
रेडियल ग्रेडियंट वो होता है जिसका जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो उसका सेंटर होता है, यानी कोई सा भी एक आपका बॉक्स है उसका सेंटर से शुरू होगा वो कलर। तो स्टार्टिंग जो उसका फंक्शन है हम उसकी बात करते हैं, कैसे उसमें इनपुट आप वैल्यूज डालेंगे। रेडियल ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट में आपको शेप देना होता है, साइज देना होता है पोजीशन पे, फिर स्टार्टिंग और लास्ट कलर जैसे कलर्स वगैरह देते हैं। तो अब मान लीजिए एक बार मैंने अभी कुछ नहीं दिया, सिर्फ मैं कलर्स दे रहा हूँ, रेड एंड देन उसके बाद येलो। ये आप देख रहे हैं रेड बीच में सेंटर से शुरू हुआ एंड येलो जाते जाते एंड तक गया। ऐसे ही मैं मल्टीपल कलर्स दे सकता हूँ। तो आप इसमें कॉमा लगा के ब्लू लिख सकते हैं फिर से, एंड आप देख रहे हैं कि अब 3 कलर यूज हो रहे हैं एंड 100% मिला के पूरा का पूरा लास्ट तक जो जाते जाते वो ब्लू हुआ है। अब इसी में आपको चेंजेस करने होते हैं। तो रेड मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि 60% तक सिर्फ रेड ही चलता रहे मेरा, येलो मेरा 80% तक चले एंड देन ब्लू हो वो पूरा 100% तक खत्म करे इसको। आप देख रहे हैं कि 0 से 60 तक वाला जो एरिया था वो पूरा रेड ने ले लिया। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं कितना के एरिया कौन से कलर को लेना है। 60% तक मेरा रेड चलता रहा, फिर 80% पे जाने के बाद उसने येलो को कलर दिया एंड देन उसके बाद ब्लू ने संभाला। इस तरीके से आप इसमें सेट कर सकते हैं। अब जो बाय डिफॉल्ट जो शेप बनी है इसके अंदर वो इलिप्स है। इलिप्स एक शेप होती है, यानी अंडे टाइप की शेप, ओवल कह सकते हैं आप। तो इलिप्स शेप यूज हुई है, बट इसमें आप सर्कल भी सेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं सर्कल, तो अब ये परफेक्ट एकदम सर्कल बना हुआ आएगा, एकदम गोल आ रहा है। आप देख रहे हैं पहले जो था वो इलिप्स था, इलिप्स में आपका ये डिफॉल्ट वैल्यू है। सर्कल करेंगे तो एकदम परफेक्ट गोल आएगा एंड ये आप देख रहे हैं एकदम परफेक्ट गोल इसने सेट किया है। अगर मैं रेड को 40% पे कर दूं तो आप देख रहे हैं वैल्यूज चेंज हो गई एंड वो उतना उतना एरिया कलर्स अलग अलग ले रहे हैं। रेडियल ग्रेडियंट में और भी ऑप्शंस आपके पास कि आप उसमें साइज बता सकते हैं कौन सा साइज किसको देना है। अब ये कैसे होता है आपको टेस्ट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि क्लोजेस्ट साइज को देना है कि सबसे दूर वाली साइड को देना है, या सबसे कॉर्नर वाले जो क्लोजेस्ट कॉर्नर है उसको देना है, या फिर फारदेस्ट कॉर्नर को देना है। सेम वैसे ही जैसे हमने टू टॉप राइट और उस तरीके से हमने डायरेक्शन सेट करी थी लीनियर में, सेम ऐसे ही इसमें रेडियल का साइज सेट होता है। रिपीटिंग भी कर सकते हैं इसको, सेम ऐसे आपको इसमें वैल्यूज देनी पड़ेंगी तो रिपीट भी हो जाएगा। तो ये हुई पूरे बैकग्राउंड्स और बैकग्राउंड में ग्रेडियंट्स की बातें। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।